सवाल नंबर 1, बैन से घबराया चीन, दे डाली धमकी। दरअसल मोदी सरकार की चीन पर वर्चुअल स्ट्राइक से ड्रैगन को बड़ा आर्थिक झटका लगा है। चीन ने खुद स्वीकार किया है कि अकेले टिकटॉक पर लगे प्रतिबंध से उसे करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा है। हालांकि भारत द्वारा 59 ऐप्स बैन होने पर चीन ने बौखलाहट दिखाई थी और गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहने की चेतावनी भी दी थी, लेकिन उसके ग्लोबल टाइम्स अखबार में बड़े नुकसान की बात भी कही गई है। दरअसल चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक ट्वीट में कहा है कि ऐप्स बंद होने से टिकटॉक कंपनी के संस्थापक कंपनी ByteDance को 6 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। यह आंकड़ा सिर्फ एक ऐप्स का है, तो 59 ऐप्स पर प्रतिबंध से नुकसान कितना होगा यह अंदाजा ही लगाया जा सकता है। दरअसल मोदी सरकार के इस फैसले से चीनी कंपनियों का आर्थिक गणित बिगड़ना तय है। भारत चीनी कंपनियों के लिए बड़ा बाजार रहा है। यहाँ से कमाई के साथ साथ यह कंपनियाँ चीन सरकार के लिए भारत में निगरानी के एजेंडे पर भी काम करती थी। दरअसल भारत के इस कदम से बौखलाई चीनी मीडिया ने भारत पर न सिर्फ तंज बल्कि धमकी देना भी शुरू कर दिया है। दरअसल चीन के प्रोपोगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत को आर्थिक जंग की धमकी दे डाली और कहा कि इसके परिणाम पहले से भी बदतर होंगे। दरअसल अखबार ने लिखा है कि ऐसे हालात में अगर भारत सरकार देश के राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती है तो उसे डोकलाम से भी ज़्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। अखबार ने लिखा है कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार हालात की सच्चाई को समझेगी और मौजूदा संकट को बिगड़ने से भी बचाएगी। सवाल नंबर 2, भारत इजराइल से स्पाइस बम क्यों खरीद रहा है। दरअसल पड़ोसी देश चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत जमीनी ठिकानों पर मार करने की अपनी क्षमता को और अधिक मजबूत करना चाह रहा है। भारत अपनी क्षमता को और अधिक मजबूत करने के लिए स्पाइस 2000 बम के एक घातक और अधिक सक्षम संस्करण को खरीदने की योजना बना रहा है। इस बम का उपयोग पिछले साल खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट शहर में पाकिस्तानी आतंकवादी शिविर को नष्ट करने के लिए प्रभावी ढंग से किया गया था। इस बम को चीन के साथ तनाव को देखते हुए सेना को दी गई आपातकालीन वित्तीय शक्तियों के हिस्से के रूप में हासिल करने की योजना है। दरअसल सरकारी सूत्रों ने बताया है कि भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही स्पाइस 2000 बम है। अब वायुसेना सरकार द्वारा दी गई आपातकालीन शक्तियों के तहत स्पाइस 2000 बम जैसे अधिक स्टैंड ऑफ हथियारों को हासिल करने की योजना बना रही है। दरअसल उन्होंने बताया कि स्पाइस 2000 बम 70 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेज सकता है। वायुसेना में शामिल नए संस्करण भी बंकरों और इमारतों को नष्ट कर सकता है। भारत सरकार ने हथियार और गोला बारूद खरीदने के लिए सेना के तीनों अंगों को 500 करोड़ रुपए तक की प्रति खरीद परियोजना की आपातकालीन वित्तीय शक्तियां दी हैं। सवाल नंबर 3, 30 दिनों के लिए कोका कोला ने सोशल मीडिया विज्ञापन को क्यों रोक दिया। दरअसल वैश्विक स्तर पर बड़े पैमाने पर विज्ञापन देने वाली कंपनी कोका कोला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कम से कम 30 दिन तक विज्ञापन नहीं देने का फैसला किया है। दरअसल कोका कोला के चेयरमैन और CEO जेम्स किम की ओर से जारी संक्षिप्त बयान में कहा गया है कि दुनिया में नस्लवाद की कोई जगह नहीं है और सोशल मीडिया पर भी नस्लवाद का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया को अधिक जवाबदेही और पारदर्शी बनाए जाने की जरूरत है। कई बड़े ब्रांड ने नफरत फैलाने वाली सामग्री से निपटने के लिए कदम उठाने को लेकर दबाव डालने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बहिष्कार किया है। दरअसल किम्स ने कहा कि इन 30 दिनों के दौरान कोका कोला अपनी विज्ञापन नीति के नए सिरे से आकलन करेगी, साथ ही इस बात का निर्धारण करेगी कि किसी प्रकार के बदलाव की जरूरत है भी या नहीं। दरअसल शीतल पेय बनाने वाली दिग्गज कंपनी ने CNBC से कहा कि विज्ञापन को लेकर लिए गए इस मसौदे ब्रेक का मतलब यह नहीं है कि कंपनी पिछले सप्ताह अफ्रीकी अमेरिकियों और सोशल सोसाइटी समूहों द्वारा शुरू किए गए अभियान में शामिल हो रही है। दरअसल यह समूह कंपनियों से फेसबुक पर विज्ञापन रोकने के लिए कह रहे हैं। इस समूह में नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ किलर्ड पीपल जैसे संगठन भी शामिल हैं। यह समूह स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट के अभियान में भी चला रहे हैं। इस अभियान का लक्ष्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नफरत, नस्लवाद या हिंसा फैलाने वाले समूहों से सख्ती से निपटने वाला तंत्र विकसित करना है। सवाल नंबर 4, रूस भारत को MiG-29 और सुखोई Su-30M के देगा। दरअसल चीन के साथ बढ़ते सीमा विवाद के बीच भारत ने रूस से 30 से अधिक लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बनाई है। रूस भी जल्द से जल्द इन विमानों की आपूर्ति के लिए तैयार हो गया है। इसमें 12 सुखोई 30 MKI-S और 21 MiG-29S विमान शामिल हैं। इन विमान के भारतीय बेड़े में शामिल हो जाने के बाद वायुसेना की ताकत और भी बढ़ जाएगी। दरअसल जी न्यूज़ के सहयोगी चैनल वियान के मुताबिक रूस नए विमानों की जल्द आपूर्ति के लिए तैयार हो गया है। वह पहले से ही MiG-29 के आधुनिकीकरण कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना की मदद कर रहा है।
AIF को 1985 में अपना पहला MiG-29 मिला था और आधुनिकीकरण के बाद MiG-29 की लड़ाकू क्षमता में बढ़ोतरी हो जाएगी। दरअसल आधुनिकीकरण के बाद MiG-29 एक तरह से चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान में शामिल हो जाएगा। यह रूस के साथ साथ विदेशी हथियारों को ले जाने में भी सक्षम होगा। बेहद तेज़ गति के बीच भी यह रियल टारगेट को ट्रैक कर पाएगा। इतना ही नहीं, विमान हीट कंट्रास्टेड एयर ऑब्जेक्ट को ट्रैक करके उस पर छिपकर हमला करने में भी सक्षम होगा, वो भी राडार के इस्तेमाल के बिना। आधुनिक सामग्री और तकनीक के चलते MiG-29 का जीवन काल भी बढ़ जाएगा। दरअसल सुखोई की बात करें तो वायुसेना ने जनवरी 2020 में सुपरसोनिक ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल से लैस Su-30 MKI के अपने पहले स्क्वाड को तंजावुर वायुसेना स्टेशन पर तैनात किया था। सुखोई जेट के महत्व का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह वायुसेना का एकमात्र लड़ाकू विमान है जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च करने में सक्षम भी है। दरअसल IAF को Su-30 MKI प्रदान करने के पहले अनुबंध पर 30 नवंबर 1996 को हस्ताक्षर हुए थे। इसके बाद 32 अन्य विमानों पर भी बात हुई जो 2002-2004 में निर्मित किए गए। सुखोई विमान जल्दी भारतीय वायुसेना के बेड़े में प्रमुख अंग बन गए। विमान के प्रदर्शन से संतुष्ट होने के बाद भारतीय रक्षा मंत्रालय ने नए विमानों का ऑर्डर भी किया। दिसंबर 2000 में दोनों पक्षों ने भारत के HAL में Su-30 MKI के लाइसेंस प्राप्त उत्पादन के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 2012 में Su-30 MKI की तकनीक किट के लिए एक और अनुबंध किया गया। वास्तव में Su-30 MKI प्रोजेक्ट किसी विदेशी देश के साथ भारत के सैन्य सहयोग के इतिहास का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बन गया है और इसने अन्य देशों के लिए Su-30 MKI परिवार के विमानों की बिक्री में भी योगदान दिया है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के सीधे तौर पर Su-30 SM फाइटर जेट के विकास को भी प्रभावित किया है। सवाल नंबर 5, रूस के राष्ट्रपति पुतिन 2036 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। दरअसल व्लादिमीर पुतिन ने रूस की मतदान में शानदार जीत दर्ज की है और इस जीत के बाद वह 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। रूस के संविधान में संशोधन को लेकर बुधवार को रेफरेंडम करवाया गया था और रूस के चुनाव कमीशन द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से मुताबिक 73% लोगों ने संविधान संशोधन के पक्ष में वोट दिया है। दरअसल चुनाव कमीशन ने यह आंकड़ा 25% वोटों की संख्या के आधार पर जारी किया है। इस संविधान संशोधन के मुताबिक ही पुतिन को राष्ट्रपति के पद की अपनी अवधि समाप्त होने के 6 सालों के लिए 2 बार और राष्ट्रपति बनने का मौका मिलेगा। पुतिन फिलहाल 2024 के लिए राष्ट्रपति चुने गए हैं, परंतु संविधान के इस संशोधन के जरिए वह 2024 के बाद 12 साल और राष्ट्रपति बने रहेंगे। दरअसल पुतिन पहले 20 साल से रूस के राष्ट्रपति है और 2036 में जब उनके पद की अवधि समाप्त होगी तो वह 84 साल के हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने आपको करंट अफेयर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी दी। अगर इसी तरह की जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।